नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। आज पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी का संवाद डाउन जो इस वक्त इकोनॉमी आई है, इसके अलावा जो आज हालात लगातार बदतर हुए जा रहे हैं, उन तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। लॉकडाउन पर चर्चा होगी, इसके अलावा कोरोना संकट काल पर चर्चा होगी, इस दौरान में आए तमाम संकटों पर चर्चा होगी। क्या क्या चैलेंजेस राज्य सरकारों के सामने हैं, उस पर चर्चा होगी। किस तरह से राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर बेहतर प्रयास किए हैं, उन पर भी चर्चा होगी। आगे आने वाले दिनों के अंदर सरकार का फैसला क्या होना चाहिए, इसको लेकर चर्चा होगी। दोपहर 3 बजे ये चर्चा शुरू हो जाएगी। 2 सेशन में पीएम मोदी संवाद करेंगे। 17 मई को लॉकडाउन 3 खत्म हो रहा है। देखिए, लॉकडाउन का तीसरा चरण बरकरार है और 17 मई तक इसकी मियाद है। 17 तारीख के बाद में देश में क्या फिर से लॉकडाउन को बरकरार रखने की जरूरत है, या फिर कुछ और रियायतों के साथ में इस लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए, या इस वक्त मौजूदा हालात के मद्देनजर बेहतर विकल्प राज्य सरकारों के सामने क्या है और केंद्र के पास में क्या विकल्प उनको देने के लिए हैं। इन तमाम पहलुओं को लेकर चर्चा दोपहर के 3 बजे शुरू हो जाएगी। 2 सेशन के दौरान में अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री मोदी बातचीत करेंगे। इससे पहले भी कई दफा ये चर्चा हो चुकी है। 4 बारी ये चर्चा हुई मुख्यमंत्रियों के साथ में, और उस हिसाब से लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया। लॉकडाउन में क्या रियायतें दी जाए, इनको लेकर चर्चा अब तक होती रही है। और देखिए, क्योंकि अब आज 11 तारीख हो चुकी है और 17 तारीख को ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तीसरे चरण का, ऐसे में अब एक बार फिर से इसको एक रिव्यू भी बैठक कहा जा सकता है, क्योंकि आमतौर पर बार बार इस तरह के रिव्यूज जरूर सभी राज्य सरकारों के साथ में साझा किए जाते हैं और इस रिव्यू बैठक में तमाम राज्यों की समीक्षा भी होगी, ऐसे भी उम्मीद की जा रही है। एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव जुड़ गए हमारे साथ में। ब्रजेश, अब 1 घंटे का वक्त बाकी बचता है इस संवाद को शुरू होने में। अभी तक कुछ खास जानकारी मिल पा रही है? संवाद के दौरान में कौन कौन से मुख्य पहलू रहेंगे चर्चा के? देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात यह है कि संवाद के दौरान जो मुख्य पहलू होगा, किस तरीके से अर्थव्यवस्था को गति दिया जाए। सबसे बड़ा मुद्दा होगा किस तरीके से कोरोना संक्रमण की इस आपदा से निपटा जाए। सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि आखिर राज्यों और केंद्रों के बीच में समन्वय बना करके लॉकडाउन के बाद की स्थितियों को किस तरीके से नियंत्रण में लाया जाए, किस तरीके से पटरी पर लाया जाए बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था को। ये वो तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर प्रधानमंत्री मुखातिब होते रहे हैं और एक बार फिर मुखातिब हो रहे हैं। ये एक स्वस्थ परंपरा भी है, क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच में समन्वय होना चाहिए। और खासकर ऐसे वक्त में जब हम लोग वैश्विक महामारी और राष्ट्रीय आपदा से गुजर रहे हैं, ऐसे में तमाम राज्यों की अलग अलग चुनौतियां हैं, अलग अलग समस्याएं हैं। वो उन समस्याओं से कैसे निपटा जाए, वो एक बड़ा प्रश्न है। और यही वजह है कि राज्यवार अलग अलग तरीके से स्ट्रेटजी भी तैयार करनी होगी। केंद्र की किस तरीके से राज्यों को मदद की दरकार है, वो एक बड़ा मुद्दा है। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है गुजरात, प्रभावित राज्य है दिल्ली, प्रभावित राज्य, जो सबसे बड़े पैमाने पर प्रभावित राज्य है। वहां पर स्थितियां और जरूरत अलग अलग होंगी दूसरे अन्य राज्यों की अपेक्षा। ऐसे में राज्यवार समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री, अलग अलग जो है सेशन में अलग अलग मुख्यमंत्रियों से मुखातिब होंगे, फिर एक बार ग्रुप में मुखातिब होंगे और एक बार अलग अलग मुख्यमंत्रियों से कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे जानेंगे कि उन्होंने अब तक किस तरीके से क्या प्री प्लान तैयार किया है, किस तरीके से जो मजदूर अलग अलग राज्यों से लौट रहे हैं उनके लिए क्या एक्शन प्लान तैयार किया है, लोगों को अपने राज्यों के लोगों को निकालने के लिए क्या एक्शन प्लान तैयार किया, संक्रमण से निपटने के लिए क्या एक्शन प्लान तैयार किया, और लॉकडाउन खत्म करेंगे उसके बाद क्या ब्लूप्रिंट होगा, किस तरीके से अपने राज्य की व्यवस्था को पटरी पर लाया जाएगा। तो वो तमाम ऐसी चीजें हैं जो प्रधानमंत्री इस दौरान जो है राज्यों से उनके विचार जानेंगे और अपनी जो है जो उनका खास करके लॉकडाउन 4 को लेकर के बड़े कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या लॉकडाउन 3 एक्सटेंड होगा, मतलब नेक्स्ट लॉकडाउन का आपको पीरियड देखने को मिलेगा, तो उस पर भी गंभीर चर्चा होगी। कितनी जरूरत है लॉकडाउन को एक्सटेंड करने की, कितनी जरूरत है एक्स्ट्रा जो है प्रिकॉशंस लेने की। तो वो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसका प्रधानमंत्री तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे और आगे की रणनीति तैयार करेंगे। चलिए, बहुत ही शुक्रिया ब्रजेश, लेकिन वापस लौटेंगे आपके पास में अगली खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। फिलहाल के लिए शुक्रिया। कोरोना संकट के बीच आज से रेल सेवा की शुरुआत हो रही है। शाम के 4 बजे से टिकट की बुकिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन ये जानकारी आपको दे दें कि सिर्फ ऑनलाइन ही आप अपनी टिकट्स की बुकिंग कर सकते हैं।
2 घंटे पहले आपको रेलवे स्टेशन पर पहुंचना होगा। 12 मई से 15 ट्रेन नई दिल्ली से चलेंगी। नई दिल्ली से डिब्रूगढ़, अगरतला, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद, जम्मू तवी तक चलेंगी। इसके अलावा ट्रेन की टाइमिंग और स्टॉपेज को लेकर देखिए अभी कंफ्यूजन है। और ब्रजेश लगातार बने हमारे साथ में। ब्रजेश, क्योंकि अब तीसरे चरण में जाकर रेल के चक्के भी चलने शुरू हो जाएंगे। अभी तक सिर्फ जो श्रमिक थे उनको लाने का सिलसिला जारी था, लेकिन अब आम तौर पर भी जो लोग जाना चाहते हैं अपने गंतव्यों की ओर, उनके लिए स्पेशल 15 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। सिस्टम क्या कुछ एक बार डेवलप किया गया है? चाहेंगे विस्तार से आप दर्शकों को बताएं। ब्रजेश, ब्रजेश आप हैं क्या हमारे साथ? चलिए फिर से हम संपर्क करेंगे ब्रजेश से, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि ट्रेन किस रूट पर चलेगी और कब चलेगी इसका फैसला खुद रेल मंत्रालय लेगा। इसके लिए वो केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संपर्क में रहेगा। शाम 4 बजे से टिकट की बुकिंग शुरू हो जाएगी। ट्रेन की टाइमिंग क्या होगी, बुकिंग कैसे की जाएगी, रेल मंत्रालय ही इसको लेकर फैसला करेगा। रेल संकट के बीच में आज से रेल सेवा की शुरुआत हो रही है। अब तक रेल के पहिए थमे हुए थे, लेकिन अब रेल के पहिए दौड़ने शुरू होंगे पटरियों पर। और वहीं भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ा है। आज ये आंकड़ा 67,000 को पार कर चुका है। और अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी स्वास्थ्य मंत्रालय की, तो हो सकता है कि इन आंकड़ों में और कुछ नया अपडेट देखने को मिले, क्योंकि अब तक हर दिन हम यही देख रहे हैं कि तेजी के साथ में आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। और अगर पिछले 24 घंटे की बात करें, जिस तरीके से 4000 केसेस पॉजिटिव सामने आते हैं 24 घंटे के भीतर, उसने जाहिर सी बात है चिंता को बढ़ाने का काम किया है। 67,152 इस वक्त का आंकड़ा जो अभी तक ऑफिशियल है। अब 20,917 लोग ठीक हो चुके हैं। 2,206 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। महाराष्ट्र की अगर बात करें, पिछले 24 घंटों के भीतर 221 पुलिस वाले ही कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। महाराष्ट्र में अब तक 1007 पुलिस वाले कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना के 310 नए मामले सामने आ चुके हैं। राजस्थान में 84 नए मामले सामने आए 24 घंटे के भीतर। तो ये करंट स्टेटस है। खबर लखनऊ से, केजीएमयू में आयुर्वेदिक दवाओं से कोरोना का इलाज होगा। आयुष मंत्रालय ने केजीएमयू को गाइडलाइन भेजी है। गाइडलाइन को केजीएमयू की एथिकल कमेटी में प्रस्तुत किया जाएगा। गाइडलाइन के हिसाब से विशेषज्ञ कोरोना मरीजों का इलाज करेंगे। जरूरत के हिसाब से कोरोना मरीजों को आयुर्वेदिक दवाएं दी जाएंगी। आयुष मंत्रालय ने केजीएमयू को गाइडलाइन भेजी है। गाइडलाइन को केजीएमयू की एथिकल कमेटी में प्रस्तुत किया जाएगा। गाइडलाइन के हिसाब से ही विशेषज्ञ कोरोना मरीज का इलाज करेंगे। देखिए, अभी तक जो इलाज का प्रोसेस था उसमें जरूरत के हिसाब से अब कोरोना मरीजों को आयुर्वेदिक दवाइयां भी दी जाएंगी। आयुष मंत्रालय की तमाम गाइडलाइंस के तहत ट्रीटमेंट में अब आयुर्वेदिक इलाज भी एड ऑन हो जाएगा। गाइडलाइन को केजीएमयू की एथिकल कमेटी में प्रस्तुत किया जाएगा। यानी अब कोरोना के संक्रमण काल में कोरोना का इलाज आयुर्वेद में भी है, इससे यह भी साबित होगा। जरूरत के हिसाब से कोरोना मरीज को आयुर्वेदिक दवाइयां भी दी जाएंगी। केजीएमयू में आयुर्वेदिक दवाओं के जरिए कोरोना का इलाज किया जाएगा। आयुष मंत्रालय ने केजीएमयू को गाइडलाइन भेजी है। गाइडलाइन को केजीएमयू की एथिकल कमेटी में प्रस्तुत किया जाएगा। जरूरत के हिसाब से कोरोना मरीजों को दी जाएंगी आयुर्वेदिक दवाएं। असिस्टेंट एडिटर आलोक राय हमारे साथ हैं। आलोक, अभी तक तो हम देख रहे थे कि आयुष मंत्रालय की ओर से इम्यूनिटी बूस्ट करने को लेकर तमाम जो भी एप्लीकेशन के जरिए जानकारी साझा की जा रही थी वो तो थी ही, लेकिन अब ऑफिशियली भी हम देख रहे हैं कि कोरोना के इलाज में आयुष मंत्रालय आयुर्वेद के जरिए ट्रीट देगा मरीजों को। बिल्कुल, कोरोना वायरस को इलाज करने के लिए, इसके संक्रमण को रोकने के लिए जो है तमाम उपाय
अपनाए जा रहे हैं, जिसमें जो है आयुष मंत्रालय भी लगातार कोशिश कर रहा है। आयुष मंत्रालय की लगातार निर्देश जारी कर रहा था कि किस तरह से अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, उसके संबंध में तमाम गाइडलाइंस भी जारी की जा रही थी। अभी आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले आरोग्य भारती की तरफ से जो है एक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के तमाम डॉक्टर जो है सम्मिलित हुए थे और जो तमाम पद्धतियों के डॉक्टर हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, यूनानी हो या फिर होम्योपैथिक, एलोपैथिक, उन सब ने अपने विचार साझा किए कि किस तरह से कोरोना संक्रमण को रोका जा सकता है, किस तरह से इसका इलाज किया जा सकता है। जिसके बाद आयुष मंत्रालय ने एक गाइडलाइन जारी की है और वो गाइडलाइन केजीएमयू को भी आयुष मंत्रालय द्वारा भेजी गई है। अब केजीएमयू इस गाइडलाइन को अपनी एथिकल कमेटी में ले जाएगा और जहां पर इस पर जो है बाकायदा विचार विमर्श होगा। इसके बाद इसको मंजूरी दी जाएगी, जिसके बाद जो आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन है उसके हिसाब से जो विशेषज्ञ हैं वो कोरोना मरीजों को जो है आयुर्वेद की दवाएं देंगे, यानी आयुर्वेद पद्धति से उनका इलाज कराएंगे और जरूरत के हिसाब से उनको जो है आयुर्वेद की औषधियां दी जाएंगी। कुल मिलाकर एक बड़ा कदम है, एक बड़ी पहल की गई है आयुष मंत्रालय द्वारा। अब देखने की बात होगी कि आने वाले समय में आयुर्वेद का कितना असर पड़ता है, आयुर्वेद की तरह आयुर्वेद की दवाओं से कितना रोकथाम हो पाती है और कितना जो है काबू में किया जा सकता है कोरोना वायरस के संक्रमण को। जी चलिए, बहुत ही शुक्रिया आलोक। लखनऊ नगर निगम में महामारी के समय में भी खींचतान मची हुई है। नगर निगम लखनऊ में विवादों में लगातार नाम आता है। लखनऊ मेयर और नगर आयुक्त के बीच में चल रही है खींचतान। सैनिटाइजर खरीदे जाने के मामले में नगर आयुक्त के जवाब से मेयर असंतुष्ट है। 2 की जगह 10 रुपए में शीशी खरीदने पर मेयर ने सवाल उठाए थे। जवाब में नगर आयुक्त ने शीशी सीएसआर फंड से खरीदे जाने का जवाब दिया था। नगर आयुक्त के इसी जवाब के बाद चीजें अब भी ठीक होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। यह खींचतान अब भी दोनों के बीच की जारी है। मेयर ने सवाल उठाए थे, जवाब में नगर आयुक्त ने शीशी सीएसआर फंड से खरीदे जाने का जवाब दिया। नगर आयुक्त के जवाब पर मेयर संयुक्ता भाटिया ने एक और पत्र लिख दिया। ये लेटर वॉर पहले से चल रहा है। अगर फंड के साथ शीशियां आई हैं तो प्रस्ताव के साथ बिल क्यों? मेयर संयुक्ता भाटिया ने नगर आयुक्त से दोबारा विस्तृत जानकारी मांगी है। ये यहाँ पर देखिए, मेयर और नगर आयुक्त के बीच का एक खींचतान ये कोई नया नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि लखनऊ का नगर निगम हमेशा से ही पहले तो भ्रष्टाचार के मामलों में अव्वल दर्जे पे रहा है। बार बार यहाँ पर भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आते हैं। इस बार भी सैनिटाइजर के मामले में खाली शीशियां 10 रुपए की खरीदी गई, जबकि उनकी कॉस्ट 2 रुपए की होनी चाहिए। इसको लेकर विवाद शुरू हुआ। अब इसमें कौन सही है कौन गलत है ये जांच का विषय है, लेकिन इस खींचतान में जाहिर सी बात है बार बार नगर निगम का नाम खराब होता है। हमारे साथ विक्रम सिंह जुड़ गए, ब्यूरो चीफ। विक्रम, ये लेटर वॉर लगातार चल रहा था, लेकिन चीजें संभलने की बजाय हम देख रहे हैं कि और ज्यादा खराब स्थिति की ओर बढ़ रही है। देखिए, साफ है, नगर निगम की अगर बात की जाए तो कई ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं जिसमें कि महामारी में भी नगर निगम अपने कारनामों में बाज नहीं आ रहा है। अभी जिस तरीके से ये मामला सामने आया था जिसमें कि संयुक्ता भाटिया जो कि मेयर, उन्होंने खुद ही आरोप लगाया था नगर आयुक्त के ऊपर कि जो 2 रुपए की बोतलें हैं सैनिटाइजर की, जो 2 रुपए की शीशियां उनको 10 रुपए में खरीदा गया और ये आरोप मेयर के द्वारा लगाया गया, जिसके ऊपर खुद नगर आयुक्त ने अपना जवाब भेजा और साफ तौर पर कहा कि ऐसी महामारी के समय पर मेयर साहब को चाहिए कि वो इस तरीके की हरकतें ना करें और इस तरीके के आरोप ना लगाएं। इससे जो कर्मचारी हैं उनका मनोबल डाउन होता है और जो बोतलें खरीदी गई हैं वो सीएसआर से खरीदी गई हैं और सीएसआर फंड से ये बोतलें आई हैं, इनमें 1 भी रुपए की कॉस्ट खर्च नहीं हुई है। अब उसके बाद एक बार फिर से जब ये जवाब संयुक्ता भाटिया के पास पहुंचा, मेयर के पास पहुंचा, तो उन्होंने साफ तौर पर इस पर से एक बार पत्र लिखकर साफ किया है कि अगर ऐसा है कि अगर ये सीएसआर फंड से अगर ये खरीदी गई है और फ्री में खरीदी गई है तो क्यों इसके साथ बिल की कॉपी लगाई गई है? जो खरीदारी हुई है उसकी बिल की कॉपी क्यों लगाई गई है? तो कहीं ना कहीं फिर बड़ा सवाल ये उठ रहा है नगर निगम की कार्यवाही पर, कार्यप्रणाली पर, कि क्या महामारी के समय में भी भ्रष्टाचार और लोगों की गाढ़ी कमाई लूटने में नगर निगम कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, चाहे वो संयुक्ता भाटिया की तरफ से हो चाहे वो नगर आयुक्त की तरफ से हो। लेकिन कहीं ना कहीं एक कोई ना कोई जरूर इसमें गलत है, चाहे वो संयुक्ता भाटिया आरोप लगा रही हो या जिस तरीके से नगर आयुक्त लगातार जवाब दे रहे हैं। लेकिन इन सभी चीजों के बीच में सबसे ज्यादा जो बात खुलकर सामने आ रही है कि नगर निगम अभी भी महामारी के समय में भी अपने कामों की बजाय भ्रष्टाचार, पैसा वसूली और बंदर बांटने लगा हुआ है। लगातार जिस तरीके से सैनिटाइजर का मामला हो या कल जिस तरीके से एक पत्र निकलकर सामने आया जिसमें कि गाड़ियों के पार्ट्स बदले जाने को लेकर भ्रष्टाचार हो या बच्चे के ऊपर सैनिटाइजर का प्रयोग किए जाने को हो कि सीधे फेस के ऊपर सैनिटाइज किया जाता है, इन सभी मामलों से साफ हो रहा है कि नगर निगम कहीं ना कहीं पूरी तरीके से काम करने के बजाय लगातार सारी जो नियम है उनको ताक पे रखकर सिर्फ भ्रष्टाचार और बर्बाद में लगा हुआ है। जी
चलिए ठीक है, लेकिन इसका समाधान क्या है फिलहाल में? अभी तक यहाँ पर कोई बड़े अधिकारी इसमें इन्वॉल्व क्यों नहीं हो रहे हैं? जब इतनी ज्यादा हालत खराब हो रही है, बदनामी हो रही है निगम की, तो अब तक तो हस्तक्षेप होना चाहिए था, पर इस वक्त अब तक कोई कदम नहीं। विक्रम, देखिए बिल्कुल साफ है, नगर विकास विभाग को पूरी तरीके से इसमें इंटरफेयर करना चाहिए, लेकिन लखनऊ का नगर निगम जिस तरीके से एक हाथी का दांत बना हुआ है, लगातार जिस तरीके से हाथी के दांत की तरह नगर निगम हाहाहुती बिल्डिंग खड़ी है, वहां पर कई अधिकारियों का पोषण होता है। लगातार कई लोगों के घर में, कई बड़े अधिकारियों के घर में जो ड्राइवर हैं, जो माली हैं, वो लगातार नगर निगम के खर्चे पर काम करते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिन अधिकारियों को इसमें बोलना चाहिए, अभी तक की लगभग एक हफ्ता होने वाला है इस मामले को पूरी तरीके से सामने आए हुए, लेकिन अभी तक कोई भी वरिष्ठ अधिकारी इसमें आके इंटरफेरेंस नहीं कर रहा है। मेयर और नगर आयुक्त के बीच में लगातार ये जो पत्र लगातार चल रहे हैं और जवाबदेही चल रही है, लेकिन अब तक की इसमें न कोई जांच शुरू की गई है और ना ही अभी तक की इसमें कोई कमेटी या कोई वरिष्ठ अधिकारी ने सामने आकर इंटरफेयर किया। जी चलिए, बहुत ही शुक्रिया विक्रम आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। दो की जगह 10 रुपए में दरअसल शीशी खरीदी गई, ये सवाल मेयर की ओर से उठाए गए थे, लेकिन नगर आयुक्त ने कहा कि शीशी सीएसआर फंड से खरीदे जाने के बाद इस तरह की कोई कार्रवाई या इस तरह की सवाल इसमें बनते नहीं। फिर उनसे पूछा था कि फिर अगर ऐसा है तो आपने इस पर बिल क्यों लगाया, विस्तृत जारी दीजिए। तो ये पत्र के साथ में लगातार खींचमतान दोनों के बीच में मची हुई है। इस पूरे मामले में वाकई अब तो कोई कार्रवाई बनती है, क्योंकि इस तरीके से निगम की छवि बार खराब हो रही है, दागदार हो रही है। खबर लखनऊ से ही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, और इस पत्र में वो लिख रहे हैं आगरा के दिवंगत पत्रकार पंकज कुलश्रेष्ठ के पीड़ित परिजनों को मदद की वो मांग कर रहे हैं। पंकज कुलश्रेष्ठ के परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की मांग उनकी ओर से की गई है। आगरा के दिवंगत पत्रकार हैं पंकज कुलश्रेष्ठ, जिनके पीड़ित परिवार वालों के लिए 25 लाख की सहायता राशि की मांग अब अजय कुमार कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय कुमार लल्लू, जो अब सीएम योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखकर मांग कर रहे हैं कि पत्रकार के परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। आगरा के दिवंगत पत्रकार पंकज कुलश्रेष्ठ के पीड़ित परिवार वालों को 25 लाख रुपए की राशि उत्तर प्रदेश सरकार मुहैया कराए आर्थिक मदद के तौर पर। इसी मांग को लेकर अजय कुमार लल्लू की ओर से एक पत्र लिखा गया है सीएम योगी आदित्यनाथ को। मुजफ्फरनगर में क्वारंटीन सेंटर में भोजन घोटाला, अन्नपूर्णा फ्लोर मिल को प्रशासन ने सील कर दिया। डीएम सेल्वा कुमारी जे की संस्तुति में तहसीलदार सदर पर गाज गिरी है। भोजन घोटाले में तहसीलदार सदर को निलंबित किया गया। एडीएम प्रशासन अमित कुमार छुट्टी पर जा चुके हैं। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर उन्होंने छुट्टी ली है, लेकिन एडीएम सदर की भूमिका की जांच शुरू हो चुकी है। मजदूरों को मिलने वाले राशन में चल रहा था खेल। आप पंजीकृत फर्म को ही टेंडर दे दिया गया। सरकार द्वारा बाहर से आए मजदूरों के लिए दरअसल व्यवस्था की गई। नोडल ऑफिसर प्रमुख सचिव ने जब जांच की तो ये पूरा घोटाला सामने आता है, और हम इस बात के बार बार जिक्र कर रहे हैं कि ये वाकई बहुत ही शर्मनाक है, क्योंकि संकट काल में भी अगर अपने स्वार्थों को कोई भी अधिकारी ऊपर रखता है या कोई भी, तो उससे ज्यादा शर्मनाक कृत्य नहीं हो सकता। इस पूरे घोटाले में अपंजीकृत फर्म को टेंडर दिया गया। अभी तक पहलू सामने आए वो बता रहे हैं सरकार द्वारा बाहर से आए मजदूरों के लिए दरअसल व्यवस्था की गई थी कि कोई भी भूखा उत्तर प्रदेश में ना रहे, वो चाहे बाकी के बाहर राज्यों से ही आए हुए लोग यहाँ पर क्यों ना हो, क्योंकि देखिए किसी ना किसी तरीके से उत्तर प्रदेश की जो तरक्की अब तक हुई है या हो रही है उसमें उनकी भी भागीदारी है, क्योंकि अपने राज्य को छोड़कर जो वो यहाँ पर काम कर रहे हैं वो यहाँ पर टैक्स भी दे रहे हैं। इसके अलावा यहाँ की कंपनीज में जब वो काम कर रहे हैं तो वो कंपनी फल फूल रही हैं और उन्हीं कंपनियों के जरिए भी सरकार को मुनाफा होता है। तो कुल मिलाकर इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था में जिनकी भागीदारी है, उनकी भागीदारी को समझते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें कोई समस्या ना आए इसीलिए उन लोगों के लिए इंतजाम किया था, लेकिन यहाँ पर मजदूरों को मिलने वाले राशन में ही खेल चल रहा था। मुजफ्फरनगर में ही दो पक्षों के बीच पथराव शुरू हो गया। कहासुनी के बाद दोनों ही पक्षों में गोली तक चलनी शुरू हो गई, पत्थरबाजी शुरू हो गई। खूनी विवाद में 6 लोग घायल हुए, 8 गिरफ्तार हुए। विवाद को लेकर दोनों पक्षों में तनाव की स्थिति बनी। खतौली थाना क्षेत्र के नई बस्ती मोहल्ले का ये पूरा मामला है। अब ये तस्वीरें जरा देखिए।
खबर लखनऊ से है। पुलिस पर लगा वसूली का आरोप। डीसीपी नॉर्थ की क्राइम टीम पर लगे गंभीर आरोप। बाराबंकी के मीट कारोबारी से 50,000 रुपए मांगने के आरोप है। रकम न देने पर जेल भेजने की धमकी देने के आरोप है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये वीडियो। न्यूज़ वन इंडिया इस तरह की किसी भी वीडियो की पुष्टि नहीं करता आपको फिलहाल, लेकिन ये तस्वीरें हम जरूर दिखा रहे हैं। बाराबंकी की ये तस्वीरें हैं। रकम न देने पर जेल भेजने की धमकी देने के आरोप है। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं तेजी से। बाराबंकी के मीट कारोबारी 50,000 रुपए उनसे मांगे आ रहे हैं, यही आरोप लगा रहे हैं।